Hello student, welcome to today's class. In the last video lecture we were talking about formal charge. Formal charge. And what was the formula for formal charge calculation? I was writing formal charge in the short form as Fc, and the formula for Fc is equal to total number of electron in the valence shell of the element जिसका हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. एल स्टैंड्स फॉर लॉन, ठीक है, लॉन और नॉन, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स. Number of bonds. If we start with one more example of O3, ठीक है. O3 में देखें इसका स्ट्रक्चर क्या होगा. पहला स्टेप क्या होता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना. स्टेप 1, ड्रॉ लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है. और इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे होता है देखें. ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, मतलब इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड मैंने बनाया है, कोवैलेंट बॉन्ड. आई एम फॉर्मिंग 2 कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है. अब दोनों का ऑक्टेट पूरा है, लेकिन थर्ड ऑक्सीजन को अगर आपको कंबाइन करना है तो यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा कि इन 2 इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके एक डेटिव बॉन्ड बनाना पड़ेगा. In the last lecture, in the last video, I have told you that when octet gets completed, after the completion of octet, the bond formed is always your coordinate bond, or alternate name is dative bond, ठीक है. So here we have 2 covalent bonds and one is your dative bond. Now formal charge on, let me call this A, this is your atom B, this is your atom C. So formal चार्ज ऑन ऑक्सीजन विच इज़ ए, ठीक है. कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज 6, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में यूज़ नहीं हुए, 1 2 3 4, 6 माइनस 4, माइनस बॉन्ड कितने यूज़ हुए बने, दैट इज़ 2. तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन ए इज़ 0. ऐसे ही फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन बी वो कैसे है, दैट इज़ योर 6 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में यूज़ नहीं हुए, 2. अब ये 2 मत काउंट करना. क्यों नहीं काउंट करना, क्योंकि ये तो कहाँ चले गए, बॉन्डिंग में यूज़ हो गए. तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, सिंपली 2, माइनस बॉन्ड कितने हैं, अब 3 बॉन्ड है, 1 2 एंड 3 बॉन्ड्स. तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, फॉर्मल चार्ज आएगा +1. फॉर्मल चार्ज विल बी और +1. ऐसे ही अगर आप निकालें फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन सी, वो कैसे आएगा, 6 माइनस, देखें इसके पास कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में यूज़ नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में यूज़ नहीं हुए, माइनस बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड इज़ 1, तो 6 माइनस 6, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा -1. इसका मतलब है जो रियल स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और इसके ऊपर चार्ज क्या है, 1 नेगेटिव का चार्ज है. सो दिस वाज योर फॉर्मल चार्ज, ठीक है. सो यू कैन कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज, कैलकुलेट formal charge on every element of HNO3. And hint for this question is that Lewis dot structure of this HNO3 is this one. And here is one dative bond. I hope now you can calculate yourself. Chali, moving on. This was what we have done in the previous lecture. So let's start today's lecture. In the previous explanations we were using a rule known as
ऑक्टेट रूल, राइट। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ये कहता है एवरी एलिमेंट tries to complete its octet means 8 or doublet means 2। इसका मतलब हुआ it means either it will have 2 electrons in the valence shell और 8 इलेक्ट्रॉन्स, या तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए होगा या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए होगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस रूल की हेल्प से हमने बहुत सारी चीज़ें क्या करी हैं? एक्सप्लेन करी है। लेकिन इस रूल की जहाँ इतनी सारी एप्लीकेशंस है दैट वी कैन एक्सप्लेन द वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ structures or bonding reasons we can explain with the help of octet rule, it has certain limitation also. Limitations of octet rule, ठीक है। So today we will talk about the limitation of octet rule, means what are those factors which, what are those points which cannot be explained by the help of octet rule। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है वो ये है, देखो इसकी स्टेटमेंट याद करो फिर से। इसने कहा या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 होंगे, मतलब कंपाउंड हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब है कि उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है BCl3, BCl3 को देखो कि बोरोन एटॉमिक नंबर इज़ 5 के हिसाब से 2 and 3 कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 3 आए, तो बोरोन के ऊपर डॉट्स कितनी लगेंगी? 3 लगेंगी, लग गई। उसके बाद क्लोरीन की हमने पहले भी की थी कि क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो गया, ऐसे ही 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के साथ, ऐसे ही 1 इलेक्ट्रॉन थर्ड क्लोरीन के साथ। यानी कि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय बोरोन इज, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय बोरोन आर 3, मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन बोरोन हैव इज 6, ठीक है ना। तो यहाँ तो BCl3 एग्जिस्ट करता है, लेकिन BCl3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 हैं। ऑक्टेट रूल ने क्या कहा था? ऑक्टेट रूल ने कहा था या तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन BCl3 के पास ना तो 8 है ना 2 है, बट स्टिल इट इज स्टेबल, मीन्स कंपाउंड हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, the stability of those compounds, the stability of those compounds cannot be explained on the basis of octet rule, ठीक है। उसको हम ऑक्टेट रूल के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऐसे ही दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब क्या है? कंपाउंड हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। देखो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल अगर हम करें तो हमारे पास आता है PF5। फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर फॉर फॉस्फोरस इज़ 15 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन इज़ 2, 8 एंड 5। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है,
9 का मतलब है कि इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर 7। फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा? फ्लोरीन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड। ये क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कैसे पता चला? कि भाई देखो वैलेंस शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे? 8 - 7 कितनी आएगी? 1 आएगी, यानी कि वो कितने बॉन्ड शेयर कराएगा? एक कराएगा। तो फ्लोरीन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड। नाउ हियर 5 फ्लोरीन्स आर अटैच्ड, हियर 5 फ्लोरीन्स आर अटैच्ड। ठीक है, और हर एक क्या बना सकता है? सिंगल बॉन्ड बना सकता है। अगर हर एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है तो इसका मतलब है इट मीन्स phosphorus is forming 5 bonds or phosphorus is having 10 electrons in valence shell। कि वैलेंस शेल के पास उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 है। कैसे पता चला? भाई फॉस्फोरस ने 5 बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 5 बॉन्ड मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर तो 8 से ज़्यादा है ना। एक्सपेंडेड मतलब कंपाउंड हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, मतलब इनकी भी स्टेबिलिटी ऑफ सच कंपाउंड्स, स्टेबिलिटी ऑफ सच compounds cannot be explained by ऑक्टेट रूल, कि हम इनको भी ऑक्टेट रूल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही थर्ड हम चलते हैं। देखो हमारे पास एक आता है जिसको हम कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। दिस इज द थर्ड लिमिटेशन, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का मतलब है मॉलिक्यूल हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन इन 1 बॉन्ड। अब तक हम क्या कह रहे थे? बार बार अब तक हम कह रहे थे भाई एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऑक्टेट रूल से। ठीक है, इस फॉर्मेशन को भी हम ऑक्टेट रूल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है, वी हैव कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, दिस इज योर कार्बन मोनोऑक्साइड। कि भाई इसको एक्सप्लेन करना है अगर, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखो कि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने हैं? 6 हैं। अब इसमें से जो वैलेंसी है ऑक्सीजन की वो 2 है, यानी कि वो 2 बॉन्ड तो सीधा सीधा बना सकती है, 2 बॉन्ड तो सीधा सीधा बना सकती है। अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्टेट पूरा हो गया तो इसका मतलब है कि इसको क्या करना है? ये अब अगर अगला बॉन्ड बनाएगा तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके इसके साथ क्या करेगा? डेटिव बॉन्ड बनाएगा। यानी कि यहाँ पर कैसा बॉन्ड होएगा? 2 तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और तीसरा क्या है? डेटिव बॉन्ड है। यहाँ इस एरो की तरफ ध्यान दो जिससे डेटिव बॉन्ड को दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन किसके थे? ऑक्सीजन के, और किसकी तरफ गए हैं? कार्बन की तरफ गए हैं, तो एरो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अब इस कार्बन के पास कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, और ऑक्सीजन के पास भी कितने बच गए? 2 बच गए। तो अगर अब आप देखेंगे तो इसका ऑक्टेट सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑल बॉन्ड्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन ओनली, कि हर एक बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वी हैव नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में देखें, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने 5 डॉट लगाई। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने क्या करी? 6 डॉट्स लगाई। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2 है, तो 2 बॉन्ड तो मैंने बना दिए। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होने के बाद देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा
नहीं है। अगर नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, अगर ऑक्सीजन ने यहाँ पर डेटिव बॉन्ड बनाने की कोशिश की, अगर आप कहते हैं कि डेटिव बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन किसके यूज़ होंगे? ऑक्सीजन के। नाइट्रोजन का तो यूज़ होगा नहीं डेटिव में, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 9। ये करता क्या है? ये करता ऐसे है कि नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड तो सीधा सीधा बना दिया ऑक्सीजन के साथ, उसके बाद नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और ऑक्सीजन ने लिए 2। अब ऑक्सीजन के पास कितने बच गए? 2। यहाँ नाइट्रोजन के पास भी कितने हैं? 2। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है, दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन, लेट मी राइट हियर, 3 इलेक्ट्रॉन बिहेव एज 1 बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन, या मैं कह सकता हूं कि इस बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मैं उनको 2 काउंट करूं, अगर मैं उनको 2 काउंट करता हूं तो मेरा फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा है? कि भाई 3 बॉन्ड, इसके अंदर कितने थे? 2 थे, इसके अंदर भी कितने थे? 2 थे, 4 तो ये हो गए। अगर इन 3 को मैं 2 काउंट करूं तो 6 + 2 8 हो गए ऑक्सीजन के लिए। ऐसे नाइट्रोजन के लिए 6 + 2 8 हो गए। यानी कि अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन बिहेव एज 1 बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन, then only octet of each element can be explained. But here 1 bond have 3 इलेक्ट्रॉन्स, कि एक बॉन्ड ऐसा है जिसके अंदर एक्चुअल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दिस इज योर लिमिटेशन ऑफ योर ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो 3 लिमिटेशन की हम बात कर रहे हैं। पहला, कंपाउंड हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब 8 से कम। दूसरा हम क्या कह रहे हैं? एक्सपेंडेड ऑक्टेट, मतलब 8 से ज़्यादा। तीसरा हम क्या कह रहे हैं? ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी कह रहे हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लिमिटेशन नंबर 4, कि ऑक्टेट रूल किस बात पे बेस्ड है? ऑक्टेट रूल सिर्फ इतनी सी बात पर बेस्ड है कि नोबल गैसेस जो है रिएक्ट नहीं करती। ऑक्टेट रूल कंसीडर दैट noble gases do not react because of 8 electron in their valence shell। ठीक है, कि हम पहले दिन से एक बात कह रहे हैं कि भाई एलिमेंट रिएक्ट करते हैं। क्यों रिएक्ट करते हैं? बिकॉज दे वांट टू गेट स्टेबल। स्टेबल कब होंगे? जब उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे या 2 हो जाएंगे। यही ऑक्टेट रूल है। लेकिन ऑक्टेट रूल में हमने ये माना ना कि भाई नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती, बट नोबल गैसेस डू रिएक्ट, कि वो रिएक्ट करती हैं। नोबल गैसेस ऐसा नहीं है कि रिएक्ट नहीं करती, वो रिएक्ट करती हैं। अगर वो रिएक्ट करती हैं तो ऑक्टेट रूल की सारी जो अजम्पशन है, जो कंसिडरेशन है, जो हम लेट करके चले हैं, वो सब गलत हो जाता है। ठीक है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल, reactivity of noble gases कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, कि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज अनदर लिमिटेशन। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे कि XeF2 है, एग्जाम्पल है XeF2, ये एग्जिस्ट करता है लेकिन हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्टेट रूल की जान तो इस बात में है कि नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती, तो इस कंपाउंड की फॉर्मेशन तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से होनी नहीं चाहिए, लेकिन होती है, तो इसको भी हम ऑक्टेट रूल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब तक हम क्या बात कर रहे थे? अब तक हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ बॉन्ड की, कि बॉन्ड है क्या? बॉन्ड इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन क्या बॉन्ड की कोई फिजिकल अपीयरेंस होती है? आंसर इज नो, कि फिजिकल कोई चीज़ नहीं है, मतलब वो कोई इस पेन की तरह कोई स्टिक नहीं है जिसको आप टच कर सकें, नहीं। आप
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी फैमिलीज़ में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसकी वजह से हम एक मेंबर दूसरे मेंबर के साथ अटैच होता है, जुड़ा रहता है, जिसको हम कहते हैं कि वी हैव अ बॉन्डिंग बिटवीन बिटवीन आवर फैमिली मेम्बर्स। तो उस बॉन्डिंग को आप फील कर सकते हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ किसी तरीके से जुड़े नहीं हुए हैं, मतलब फिजिकल अपीयरेंस नहीं है कि आप आपके फैमिली मेम्बर से बंधे हुए हैं, नहीं, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है जो आप फील कर सकते हो। तो ऐसे ही केमिकल बॉन्ड भी क्या होती है, एक अट्रैक्शन होती है। ठीक है, अब केमिकल बॉन्ड के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर्स। ठीक है, एक्चुअल में इसके लिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि नोट दैट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन, कि बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एंड डेटिव बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, कि उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। इसके अंदर जो सबसे पहला हमारे पास आता है वो आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर सबसे पहला पॉइंट। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? दिस इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed between two atoms is called its bond order. बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ? नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1। जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 2। ठीक है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बनते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 3। लेकिन अगर आप देखें CH4, हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म सिंगल बॉन्ड, तो 4 हाइड्रोजन मतलब 4 सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब जुड़े तो कार्बन से हुआ ना। तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 4 बॉन्ड। 4 सिंगल बॉन्ड्स are formed by carbon, so bond order of carbon is 4। तो सिंपली बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब हुआ कि कितने वहाँ पर बॉन्ड बने हुए हैं। अगर एक बॉन्ड बना है तो बॉन्ड ऑर्डर इज़ 1, अगर 2 बॉन्ड बने हैं तो बॉन्ड ऑर्डर इज़ 2, 3 बॉन्ड बने हैं तो 3, 4 बने हैं तो 4, 5 बने हैं तो 5। ठीक है, जितने बॉन्ड बनेंगे वही हमारे पास उसका क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकंड पैरामीटर, दैट इज द बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या होता है? दिस इज द एंगल बिटवीन द लाइन्स representing the bond। ठीक है, एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग बॉन्ड, कि भाई बॉन्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइन से। उन लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल। जैसे वाटर है OH2, तो यहाँ पर ये जो चीज़ होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, दिस एंगल इज कॉल्ड इट्स बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास है अमोनिया है। अमोनिया कुछ ऐसा सा होता है, यहाँ पर ये जो एंगल होगा या ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज अगेन योर बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल क्या हुआ? बॉन्ड एंगल हुआ कि दिस इज द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द बॉन्ड। सो दिस इज ऑल फॉर द डे।
this is all for the day. Next time when we will meet, we will discuss two more bond parameters, right? So till then, don't forget to like, share and subscribe. In case you have any doubt, you can leave the comments or ask me on my personal WhatsApp number. So मिलते हैं next time.